जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए आप लोगों ने सुनना है उसे एक ऑफिसर के नाते सुनना है। अब मैंने ऑफिसर शब्द का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑफिसर होने का मतलब होता है आप एक सेक्युलर सोच वाले व्यक्ति हैं, मतलब आप धर्म के मामले में या पंथ के मामले में एकदम शून्य है, आपका कोई धर्म नहीं है। तो इसी हिसाब से आपने सुनना है, राइट। तो देखिए, जो ये मुद्दा है ये आज ही का जो एक न्यूज़ है 30 जून की, द हिंदू की, पेज नंबर आई गेस 6 की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो हमारे तमिलनाडु के सीएम हैं M.K. स्टालिन साहब, वो कह रहे हैं कि जो माननीय जो मोदी जी हैं उन्होंने जो 2 दिन पहले एक जनता को संबोधित किया था अपने एक भाषण से कि जो यूसीसी है, देखेंगे एक सेकंड, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो भारत में लागू होना चाहिए, राइट। तो यूसीसी जो है उसके बारे में हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। तो इस तरह के मुद्दे आपसे जरूर पूछे जाते हैं, खासकर मेंस वाले से जो मेंस राइटिंग करते हैं, राइट। और प्री में भी काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए, स्टालिन साहब क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसमें हमने नहीं जाना है। हमारे सिलेबस में जो है वो राजनीति जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से समझना है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग देखिए, आप में से कोई भी अगर लॉ करता है या लॉ कर चुका है, आप जानते हैं कि इस तरह से आपको ये दो बुक मैंने सामने रखी है। एक हिंदू लॉ के बारे में बताती है और एक मुस्लिम लॉ के बारे में बताती है, और दोनों ही आपको भारत में पढ़नी पड़ती है। यानी कि हिंदू से संबंधित जो भी विधि है वो आपको अलग पढ़नी पड़ती है और मुस्लिम से संबंधित जो विधि है वो अलग पढ़नी पड़ती है। तो आपको काफी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब कहने का मेरा ये तात्पर्य है, अगर यूसीसी आ जाता है तो जो लॉ ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, मतलब जो करने वाले हैं अब उनका ये सिलेबस क्या है ये हट जाएगा, ठीक है। चाहे ये एक अच्छी बात है, हालांकि देखते हैं ये ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि अगर यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है भारत में, उसके लिए एक ही कानून रहेगा, ठीक है। उससे जुड़े हुए कानून, उसके पंथ से या उसके धर्म से जुड़े हुए कानून कहीं ना कहीं हटा दिए जाएंगे, राइट। अब ये इतना आसान तो नहीं है, सुन के ही लग रहा है इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि भारत में एक ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये लोग धार्मिक बहुत होते हैं, अपने धर्म के लिए मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं आगे। अब सबसे पहले हम संवैधानिक तौर पे देखते हैं क्या जो माननीय मोदी जी बोल रहे हैं, क्या वो उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, वो क्या हमें संविधान में मिलता है। तो आइए देखते हैं। पहले हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 44 आपको पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ पार्ट 4। यह एक भाग है, किस भाग का भाग है, यह भाग 4 का भाग है, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे, जो हमारे संविधान का पार्ट 4 है वहां पर ये आता है, और संविधान का जो भाग 4 है यानी कि जो भाग 4 है उसमें आप जानते हैं वो डीपीएसपी की बात करता है, जो कि जस्टिसेबल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसे इन्फोर्स कराने के लिए, राइट। तो यहां पर क्या है कि द स्टेट शेल इंडीवर्स टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये देखिए, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की जो भी टेरिटरी है, भारत का जो भी क्षेत्रफल है, चाहे वो टेरिटरी में आप जानते हैं टेरिटरी को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में, जिसमें आपको पता है जो आपके स्टेट्स होते हैं वर्तमान में 28 हैं, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वर्तमान में 8 हैं, और उसके अलावा भी कोई भी अगर ऐसा क्षेत्र है जिसे भारत ग्रहण करता है और अभी तक उसने राज्य में भी नहीं डाला है और केंद्र शासित प्रदेश में भी नहीं डाला है, फिर भी वो भारत का होगा, राइट। तो ये है भारत का टेरिटरी, ठीक है। तो टेरिटरी में कहीं ना कहीं ये राज्य की जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। अब देखिए, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि जब मैं अनुच्छेद 12 पढ़ता हूँ तो मुझे राज्य की परिभाषा मिलती है, और राज्य की परिभाषा में मुझे क्या मिलता है, मुझे जो हमारे जो राज्य की विधानमंडलें होती हैं, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, उसको नहीं दर्शाया गया है। क्यों, कैसे कह रहा हूँ मैं, केवल ये जो बात उठा रहा है अनुच्छेद 44, ये उठा रहा है संविधान, माफ कीजिएगा, संसद के लिए, ये टारगेट कर रहा है संसद को। मैं ये क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक बात उठाई गई है, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड। देखिए, यहां पर बात उठाई है कि थ्रू आउट द टेरिटरी बनाना है यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और थ्रू आउट द टेरिटरी यानी कि ये कानून कौन बना सकता है, ये कानून बना सकता है संसद, है ना। तो संसद को मुझे लगता है ये प्रायोरिटी दे रखी है, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है इसमें जो राज्य में ज्यादा किसको प्राथमिकता दी है, संसद को, क्योंकि संसद जो कानून बना सकती है वो थ्रू आउट दी टेरिटरी लागू होता है, ठीक है। हालांकि राज्य को अगर मैं आधार मानूं तो हर राज्य को ये लागू करना पड़ेगा, वो बड़ा समय है, वो उसमें बहुत समय लगेगा। तो इसमें संसद को कहीं ना कहीं ये भार जो है ये संसद को दे रखा है, और संसद का
संसद में राज कौन करता है? संसद में राज करती है सरकार, केंद्र की सरकार, और केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? माननीय मोदी जी। इसीलिए मोदी जी ने ये भाषण दिया, इसीलिए उन्होंने लोगों को ये जताया कि यूसीसी आना चाहिए, राइट। तो संवैधानिक तौर पे तो ये सही है, संवैधानिक तौर पे तो ये सही है, राइट। आगे देखते हैं, अब समस्या क्या है, देखिए समस्या भी देख लेते हैं। हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये डेटा मैंने आपको लक्ष्मीकांत से दे रखा है। तो यहां पर आप देखेंगे, बात है अनुच्छेद 14 से 18 जो समानता की बात करता है। तो समानता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या ला रहा है? समानता ला रहा है, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार के साथ भी ये चलता है, ये सिद्धांत यूसीसी वाला, राइट। परंतु किंतु परंतु भी आ जा रहा है। यहीं पर मैं जा रहा हूं, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है अनुच्छेद 25 से 28, ये आज़ादी देता है कि आप, अगर आप नागरिक हैं भारत के, तो आपको आज़ादी है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। चाहे आपने जन्म किसी एक धर्म में लिया है, मानते हैं आप हिंदू धर्म में हैं और आप चाहते हैं सिख धर्म को अपनाना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि संविधान आपको आज़ादी देता है। अब समस्या ये हो गई है, ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 है, ये भी एक मौलिक अधिकार है, और ये कहीं ना कहीं जो यूसीसी के लिए प्रयत्न किया जा रहा है उसके विरुद्ध जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं जटिलता क्या है, कठिनाई क्या है? कठिनाई ये है कि वहीं पर जो समानता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वो तो इसके साथ है, वहीं पर जो धर्म का अधिकार है वो इसके आड़े आ रहा है। तो क्या किया जाए? मुद्दा है ना खतरनाक। तो आइए देखते हैं इसमें हम मेन सेटिंग कैसे कर सकते हैं। मेन सेटिंग हम कर सकते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग यूसीसी। यूसीसी को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं? लेट्स सी, यूसीसी से मेरा क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं कि डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस। डाइवर्स पर्सनल लॉज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, हिंदू लॉ के लिए अलग बुक है, मुस्लिम लॉज के लिए अलग बुक है, अन्य जो धर्म है वो भी जुड़े हुए हैं अपने अपने कानूनों से। और देखिए क्या होता है कि हिंदू लॉ और जो मुस्लिम लॉ बनाया किसने था? ये बनाया था अंग्रेजों ने, ठीक है। जैसे आईपीसी आपको पता है, अगर मैं इंडियन पीनल कोड की बात करूं, वो कब बनाई गई थी? 1860 में। यानी कि 1860 में भारत आजाद तो नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो बनाया था, उन्होंने काफी रिसर्च से बनाया था, 26 साल लग गए थे उनको आईपीसी बनाने में। यानी कि उनको एक चीज, ब्रिटिशर्स को एक चीज समझ में आ गई थी कि भारत में धर्म को नहीं छेड़ना है। अगर धर्म को छेड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो धर्म के आधार पे ही कानून बनाने हैं। तो धर्म को आधार रखा, फिर कानून बना, ठीक है। इसीलिए वर्तमान में हमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दिखता है। अब देखिए क्या है कि हमारा मुद्दा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू यूसीसी, ठीक है। चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है। माफ कीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ, चुनौतियां क्या क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, जिनको अंग्रेज नहीं हटा पाए, उन्होंने कहीं ना कहीं इन धार्मिक आधारों को एक आधार बनाया कानून बनाने के लिए। इसीलिए मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ बनता है। तो अगर हम करते हैं, ऐसा प्रयास किया जाता है, तो क्या लगता है आपको? दंगे हो सकते हैं ना? तो हो सकते हैं भैया, यह है चुनौती। नेक्स्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजियस एंड माइनॉरिटीज ग्रुप्स। यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर माइनॉरिटीज, जैसे कि भारत में आप जानते हैं जो मुस्लिम वर्ग है वो माइनॉरिटीज में आता है अभी भी। तो इस तरह के जो 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 ग्रुप हैं, जो समूह है, जो धर्म है, जैसे बौद्ध, ये जो माइनॉरिटीज हैं। और माइनॉरिटीज के बारे में एक बात याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को संरक्षण देता है। तो एक ये अनुच्छेद 29-30 भी आ गया है, ये भी संरक्षण देता है माइनॉरिटीज को। और माइनॉरिटीज कहीं ना कहीं इसके विरोध में आ सकती हैं, जो इतना आसान नहीं है। ऊपर से इनको संरक्षण मिला है मौलिक अधिकारों का। अगर आप कुछ छेड़ेंगे, यूसीसी बनाना कंपलसरी करेंगे, तो ये डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। आर्टिकल 32 गिव्स देम द पावर टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। आगे देखते हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। देखिए समस्या क्या है, राज्य को चलाता कौन है? सरकार है। और भारत में क्या है? लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि जो सरकार बनती है उसमें जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग होते हैं वो चुन के आते हैं, वो सांसद बनते हैं ना। अब यानी कि वो अलग अलग राज्य से हैं, अलग अलग धर्म से भी तो होंगे। ऐसा तो नहीं है कि भैया बीजेपी में केवल हिंदू ही बैठे हुए हैं या बीजेपी में केवल मुस्लिम ही बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी मिलते हैं, उसमें भी आपको जो ब्राह्मण से वो मिलते हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब दिखते हैं, राइट। तो देखिए, जिन्होंने कानून बनाना है वो खुद एक इंसान है। और हमेशा मुझे यहाँ पर एक रूसो की बात याद आ रही है। रूसो एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था जो इंसान होता है, इंसान के दो रूप होते हैं। दो रूप मतलब एक उसका व्यक्तिगत होता है और एक उसका
समाज के लिए होता है। इसीलिए तो आप खुद देखिए, क्या आपके पास भारत की नागरिकता है? बिल्कुल है। तो नागरिकता जो होती है वो समाज से जुड़ी होती है। आपको नागरिकता आपके देश ने दी है। अगर आपका देश आपको नागरिकता दे रहा है तो नागरिकता होने के नाते आपके कुछ कर्तव्य होते हैं समाज के लिए, पर वहीं पर आपका एक व्यक्तिगत भी मुद्दे आ जाते हैं, राइट? मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, ये आपका व्यक्तिगत होता है। वहीं समाज के लिए सफाई करना, समाज के लिए आवाज उठाना, ये आपका सामाजिक होता है, क्योंकि आपके पास नागरिकता है, आप नागरिक हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आदमी ज्यादा व्यक्तिगत की ज्यादा सोचता है, नागरिकता की नहीं सोचता है। ठीक है, तो जब एक सरकार को एक इंसान चला रहा है तो इंसान भी तो है। इंसान के बारे में तो कहा रूसो ने कि उसके पास दो भूमिकाएं होती है। तो यहां पर भी तो व्यक्तिगत ज्यादा देखता है, वो अपने धर्म की तो देखेगा, राइट? तो इसीलिए जब पॉलिटिकल पार्टीज के जो सदस्य हैं वो ही नहीं चाहेंगे कानून बनाना, क्योंकि उनका भी स्वार्थ है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए जब पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं चाहती तो कहां से कानून बनेगा? कोई विधेयक लाएगा ही नहीं तो कानून कहां से बनेगा? कानून की शुरुआत कहां से होती है? विधेयक से, राइट? चलिए, ये तो चुनौतियां थी। अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। यूसीसी के बेनिफिट्स देख लेते हैं। अगर ये आता है तो क्या होता है, लेट्स सी। नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म आएगा। सेक्युलरिज्म क्या है आप जानते हैं? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कहीं ना कहीं सभी धर्म को एक समझना, सभी धर्मों की इज्जत करना, सभी धर्म एक हो जाएंगे। और जब सभी धर्म जब एक हो जाएंगे तो उनमें आपस में क्या बढ़ेगा? भाईचारा बढ़ेगा। तो एकता आएगी, और एकता क्या लाती है? अखंडता लाती है, क्योंकि अखंडता जुड़ी होती है राज्य से। जब लोगों में एकता आएगी, यूनिटी आएगी, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, है ना, क्योंकि समानता आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो भारत अपने आप क्या हो जाएगा? एक अखंड राज्य हो जाएगा, राइट? आगे देखते हैं जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी देखिए साफ दिखता है भैया, इक्वालिटी तो दिखती नहीं है। हिंदू और मुस्लिम को यहां मैं तुलना कर रहा हूं, तो प्लीज इसको गलत मत सोचिएगा, बस एक तुलना है ये। मैं बोल रहा हूं कि जैसे हिंदू वर्ग में अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और अगर उसमें डाइवोर्स चाहिए तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है। उसमें न्यायपालिका जाया जाता है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके हिसाब से उनको डाइवोर्स दिया जाएगा। और अगर उसकी भी एक नैतिकता होती है, ठीक है? वो डाइवोर्स ऐसे नहीं दिया जाता कि भैया अगर महिला को डाइवोर्स दे दिया है तो डाइवोर्स के बाद भी जो महिला का खर्चा है वो पुरुष निभाएगा, ये एक जिम्मेदारी होती है। और अगर वो महिला के बच्चे हो चुके हैं, उसके बाद डाइवोर्स हो रहा है, तो जो पति है अगर वो अच्छा कमाता है तो वो उन बच्चों का भी खर्चा उठाएगा, निभाएगा, राइट? परंतु वहीं आ जाइए मुस्लिम वर्ग में, 3 बार तलाक बोल दो, तलाक तलाक तलाक, खत्म, ना न्यायपालिका ना कुछ। और जो महिला है सोचिए, उसका ना खर्चा ना कुछ, अगर उसके बच्चे हैं तो क्या? तो इस तरह का जो एक भेदभाव है, जो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज की जो महिलाएं होती हैं, जो देखती हैं, उनका कहीं ना कहीं शोषण होता है इस आधार पर, और वो कंपेयर करती हैं हिंदू महिलाओं से कि देखिए ये धर्म कितना अच्छा है। तो इस तरह की जो है ना, जो भेदभाव है, ये सब खत्म हो जाएगा, राइट? आगे देखते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड रेशनलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझदारी, देखिए जहां कट्टरता होगी, जहां अति धर्म होगा, वहां समझदारी नहीं होगी, मानते हैं ना ये बात? उदाहरण उठा लीजिए, आधुनिक भारत में चले जाइए। आधुनिक भारत में तो ये कहा जाता था कि भैया अगर आप समुद्र क्रॉस करोगे तो आप अछूत हो जाओगे, समझ रहे हैं बात? और शिक्षा का क्या हाल थे? 1815 से पहले शिक्षा क्या थी? धार्मिक शिक्षा थी, वैज्ञानिक शिक्षा तो पढ़ाई नहीं जाती थी। आज के समय में जो आप एरोप्लेन देख रहे हैं, रॉकेट देख रहे हैं, भारत में 5G 2G 4G जो भी चल रहा है वो देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? धार्मिक शिक्षा से आया है या वो साइंटिफिक वैज्ञानिक शिक्षा से आया है? आंसर आप जानते हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब धर्म पूरे एक हो जाएंगे, राइट, यानी कि यूसीसी जब इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो वहां पर जब भी नए कानून बनेंगे तो उसमें धार्मिक परंपराओं को आधार नहीं बनाया जाएगा, उसको आधार बनाया जाएगा वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाएगा कि किस तरह से हम जो समाज है उसका उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि समाज का उद्धार कैसे किया जाता है? कानूनों द्वारा, ठीक है? तो कानून फिर रैशनल बेस होगा, ना कि धार्मिक के आधार पर बनाया जाएगा, क्योंकि धार्मिक के आधार पर तो फिर तकनीक काम ही नहीं करेगी, राइट? तो ये हम एक बेनिफिट देख सकते हैं किससे? यूसीसी से। अब देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू यूसीसी। यानी कि यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मामला है न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका के कुछ केस जो है हमें पता होना चाहिए कि हमारी मीन्स राइटिंग में काम आ जाते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले देखेंगे शाह बानू बेगम केस, जो है 1985 का। शाह बानू, देखिए एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको। एक जो केस है वो है शायरा बानू। शायरा बानू अलग है और शाह बानू अलग है। शायरा बानू अलग है, शाह बानू अलग है। शाह बानू जो है वो 1985 का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक पीरियड होता है इद्दत का, एक मुस्लिम समाज होता है, मतलब माफ कीजिएगा, मुस्लिम समाज है, उसमें एक परंपरा है इद्दत की। इद्दत में क्या होता है, जैसे जो वहाँ मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं, अगर वो अकेली पड़ जाती हैं, कारण क्या है, या तो उनके जो शौहर हैं उनकी मृत्यु हो जाती है,
या शौहर के द्वारा उनको डिवोर्स दे दिया जाता है, तो कुछ समय तक उनको इद्दत में रखा जाता है। इद्दत मतलब जैसे ऑब्वियसली वो मैरिड है तो हो सकता है कि वो कंसीव कर गई हो उनके द्वारा, तो इसीलिए उनको कुछ समय तक इद्दत में रखा जाता है कि पता तो चले कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, राइट। और मान लेते हैं ये पता चलता है प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर उनकी शादी होती कहीं और, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी देखिए जहां पर डिवोर्स हुआ है एक मुस्लिम महिला और पुरुष के बीच, और फिर वो महिला है इद्दत के लिए रख दिया गया उन्हें। तो होता क्या था कि तलाक 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 बोल दिया गया है, तलाक हो गया, फिर वो इद्दत में चली गई है, इद्दत में चली गई है, और इद्दत में खर्चा भी नहीं दिया जाता था। तो यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे ये केस आया शाहबानू बेगम का, जो मुद्दा था इद्दत का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसा है, जो खर्चा है वो देना पड़ेगा जब आपकी महिला इद्दत में है, ठीक है। और ये अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो यहां से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसने बड़ा अच्छा फैसला लिया। जो महिला जो इद्दत के दौरान शोषण, मानसिक जो प्रताड़ना होती है वो झेल रही थी, उससे उनको निजात मिली, राइट। आगे देखते हैं सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 का। इसमें देखिए क्या है कि होता क्या था कि हिंदुओं में ये देखा जाता था, क्या होता था कि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में एक जो पुरुष है वो 3 शादियां कर सकता है, और हिंदू धर्म में नहीं कर सकता। यानी कि हिंदू धर्म में अगर पुरुष को शादी करनी है तो 2 ही कंडीशन है, या तो उसका डाइवोर्स हो जाए, या उसकी जो बीवी है उसकी मृत्यु हो जाए, 2 ही कंडीशन है, इसके अलावा नहीं। अब होता क्या था कि देखा जाता था बहुत बार कि हिंदू वर्ग में भी आदमी क्या करता था, एक से ज्यादा शादी कर लेता था अपनी जो बीवी को बिना बताए, और अंत में क्या करता था, मुस्लिम धर्म को अपना लेता था। फिर वो कहता था मैं तो मुस्लिम हूँ, मुस्लिम में तो अलाउड है, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग तो आई कैन डू 3 मैरिजेस, राइट। तो ये देखा जाता था, जो हिंदू पुरुष है उसका फायदा उठाता था। तो यहां पर क्या लिखा है देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल में क्या निर्णय दिया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हिंदू हस्बैंड कैन नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम एंड मैरी अनदर वुमन विदाउट डिसॉल्विंग हिज फर्स्ट मैरिज। यानी कि आप अगर मैरिड हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो आप इस्लाम धर्म इस आधार पर कबूल नहीं कर सकते कि आपको एक और शादी करनी है। इस्लाम धर्म कबूल कर सकते हैं, मना नहीं है, परंतु इस आधार पे नहीं कर सकते कि आपको एक और शादी करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, राइट। आगे देखते हैं शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये है ट्रिपल तलाक पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। देखिए ट्रिपल तलाक और इद्दत में क्या फर्क है, मैंने बताया। ट्रिपल तलाक में तलाक 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 बोला, डाइवोर्स हो गया, फिर उस महिला को अकेला छोड़ दिया जाता था कुछ समय तक, उसको कमरे में रहना पड़ेगा कुछ महीनों तक, राइट। तो वो है इद्दत का पीरियड, ठीक है। तो यह ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जो ट्रिपल तलाक है उसको कहीं ना कहीं क्या घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि ये संविधान के विरुद्ध काम करता है। ऐसा थोड़ा है कि आपने बस किसी को भी मुंह से बोल दिया ट्रिपल तलाक तलाक तलाक। केस आया था, केस में क्या हुआ था कि फोन में बोल दिया वाइफ ने, ये जो शायरा बानू है इन्होंने फोन उठाने में देरी कर दी, तो हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और हस्बैंड फोन में कह देता है तलाक तलाक तलाक, तो मुस्लिम लॉ के अनुसार इनका तलाक हो चुका है। आप खुद सोचिए, आप क्या ये सही है, राइट। फोन ना उठाने के काफी कारण हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वॉयलेट करता है डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ मुस्लिम वुमन। यानी कि जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका एक डिग्निटी है, राइट, एक स्वाभिमान होता है, उसके विरुद्ध ये काम कर रहा है। और आप जानते हैं आर्टिकल 21 जो है वो साफ कहता है कि एक आपको जीवन देना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक डिग्निटी के साथ आपका जीवन होना चाहिए, राइट। इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट पार्लियामेंट शुड इनैक्ट अ लॉ रेगुलेट मुस्लिम। इसमें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो संसद को भी कहा था कि भैया आप कुछ बनाइए कानून, इसमें ये गलत हो रहा है। हालांकि संसद अभी भी मौन है, क्योंकि मैंने बताया आपको संसद में बैठे कौन, पार्टी बैठी है, लोग बैठे हैं, और लोग कहीं ना कहीं किसी धर्म से जुड़े हैं। और जैसे कि मैंने बताया रूसो की बात याद करिएगा, एक ही समय पे एक आदमी जो होता है वो नागरिक भी होता है और एक व्यक्तिगत तौर पे निजी आदमी भी होता है। नागरिकता का जो उसकी जिम्मेदारी है उसे वो बाद में देखता है, पहले वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, यानी कि व्यक्तिगत स्वार्थ को देखता है, राइट। अब हम देखेंगे आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि मेंस राइटिंग में इस तरह के मुद्दों पे हम कोई निवारण कैसे दे सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। देखिए यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी में मतलब क्या होता है, यूनिटी मतलब होता है एकता, और यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है कि कहीं ना कहीं सबको एक जैसा बना देना। जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते थे ना, जिससे कि समानता है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है कि जो कानून बनाया जाए वो यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब एक से हो जाए सबके लिए, ठीक है। परंतु यहाँ पर याद रखेगा, एक तरफ है यूनिटी, एक तरफ है यूनिफॉर्मिटी। ज्यादा प्राथमिकता हमने देनी चाहिए यूनिटी को, ज्यादा प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, यूनिटी को। पता चला यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में जो एकता थी वो डिस्टर्ब हो गई। कैसे समझे आप, जैसे मान लेते हैं जो
संसद है उसने जबरदस्ती कानून पास कर दिया, जबरदस्ती, क्योंकि बहुमत में है वो लोकसभा राज्यसभा में, और कर दिया बिल्कुल बिना लोगों तक पहुंच के उनको समझाने, मतलब समझाया नहीं लोगों को, कोई मीटिंग्स नहीं करी और डायरेक्ट कानून बना दिया। तो कानून बना के यूनिफॉर्मिटी तो आ जाएगी, परंतु क्या लगता है आपको कितना ऐसा वर्ग है जो नाराज हो जाएगा, और नाराज होगा तो दंगे होंगे, और दंगे होंगे तो यूनिटी खत्म, और यूनिटी खत्म तो अखंडता खत्म, यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में यूनिटी खत्म, यूनिटी के चक्कर में इंटेग्रिटी खत्म। तो प्रायोरिटी यहां पर किसको देनी है? यूनिटी को, यूनिटी को देनी है, पहले लोगों को समझाना है, जब लोग समझ जाएंगे तब जाके कानून बनाना है, राइट। नेक्स्ट, डिस्कस एंड डेलिब्रेशन विद स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यहां मतलब है, सबसे पहले यहां पर जो कानून के विद्वान हैं वो हैं स्टेक होल्डर, मतलब जिनका भाग है इस मुद्दे पे। ये जो मुद्दा है इसमें मैं बोलूंगा कि क्या बॉलीवुड इसमें कुछ करेगा काम? बॉलीवुड का कोई मतलब ही नहीं इसमें, वो स्टेक होल्डर है ही नहीं इसमें। स्टेक होल्डर मतलब जिनका इसमें विषय है, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी कानून विशेषज्ञ हैं वो। दूसरा, जो हर धर्म के जो मौलवी होते हैं, जैसे मुस्लिम में तो मौलवी हो गए, हिंदू में पुरोहित हो गए, इस तरह से, राइट, उनको जोड़ा जाए, और जो आम जनता है खासकर जो संस्कृति को मानती है उनको जोड़ा जाए। सब मिलके कहीं ना कहीं क्या करें, एक डिस्कशन करें, वही मैंने बताया, मीटिंग करें, कुछ निष्कर्ष निकालें, उसके बाद ये कानून बनाया जाए। तो ये है आपका वे फॉरवर्ड, राइट। तो देखिए इस तरह से हमने क्या करना है, एक न्यूज से हमारी पूरी मेंस राइटिंग तैयार हो जाती है। तो यही तो होती है मेंस राइटिंग। जब आप मेंस में बैठते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप कहीं से भी कुछ लिंक कर सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।